Hello guys, welcome in the class of Deepak sir, and today's we start what? That physics of class 12th, and we discuss the unit number 1 of class 12 physics, and the unit name is what? This is the first unit, that is unit number 1. Okay, and what is the meaning of the electrostatics? The meaning of the electrostatic is what? तो देखिए इलेक्ट्रोस्टेट वर्ड जो है ना वो कितने वर्ड से मिलके बना है? वो बना है दो वर्ड से मिलके. कौन से? एक इलेक्ट्रो से और एक स्टैटिक से. ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये रेफर हो रहा है चार्ज के लिए. किसके लिए रेफर हो रहा है? चार्ज के लिए. और स्टैटिक मींस व्हाट? मींस रेस्ट. Right guys, so it means the study of charge at the rest position is called what? Electrostatics. ठीक है, देखिए छोटी क्लासेस में 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि सर द रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड द चार्ज. राइट, इस करंट भाई हमारे पास अगर चार्ज फ्लो करता है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या डेवलप हो जाती है? करंट डेवलप हो जाती है. ठीक है ना, तो यहां पर मुझे बताइए हमारा चार्ज फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा. यहां पर हमारा चार्ज कैसा रहेगा? रेस्ट पे रहेगा. तो मतलब जब चार्ज रेस्ट पर है और हम स्टडी कर रहे हैं, सो दैट स्टडी इज व्हाट? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, प्रॉपर नोट्स आप बना सकते हैं, प्रॉपर तरीके से डेफिनेशंस लिखी हुई है, आप इन सबको कॉपी करते चलें. ठीक है, चलिए तो यूनिट का नाम क्लियर है. अब हम डिस्कस करेंगे क्या? हमारा चैप्टर नंबर 1, एंड दैट चैप्टर नंबर 1 इज व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. ठीक है, हमने यूनिट के जब डिस्कस किया तो हमने देखा कि सर इलेक्ट्रोस्टेट मींस द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. यही सीखा हमने. ठीक है ना, अब बात हमें पता होनी चाहिए कि सर ये चार्ज है क्या? सर कहीं मिलता है क्या चार्ज? हमें बताइए, चार्ज के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए. ठीक है, तो चलिए हम उसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखिए गाइज, मुझे बताइए कि क्या दुनिया में कोई बॉडी बिना एटम के बनी है? क्या कोई बॉडी ऐसी है जो बिना एटम के बनी हो? नहीं है ना. और एटम जो होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? क्या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं? राइट, कुछ स्ट्रक्चर आप ऐसा होता है जिसमें सेंटर में कौन है हमारे पास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. ठीक है, और उसके अलावा ऑर्बिट्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही. ठीक है ना, जो आपको पता है ऑलरेडी. सो डियर, जब दुनिया में हर बॉडी एटम से बनी है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स. क्या बोला जाता है इनको? फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है. और इन्हीं फंडामेंटल्स पार्टिकल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी मींस व्हाट? जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज. ठीक है, सो बेसिक जब हम जनरल बात करते हैं ना तो हम ये बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं. कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज. और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, यही बोलते हैं ना हम लोग. तो आज के बाद हमें यही ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन है मतलब कौन है? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. और कहीं पर अगर प्रोटॉन है तो वो कौन सा पार्टिकल है? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. ठीक है ना, चलिए तो यहां से हमने एक छोटी सी डेफिनेशन जो सीखी है वो हमने ये सीखी है कि सर चार्ज बेसिकली है एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है, तो जो आपके माइंड में था ना कि सर हमें चार्ज में क्या लिखना है, कोई अगर हमसे पूछता है तो हमें क्या बताना है? सो चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, तो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, ये तो बात हमने किसकी की? पार्टिकल्स की. ठीक है ना, अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, बॉडी का. ठीक है ना, बॉडी का कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है. इस बॉडी के पास हमारे पास यहां 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, बात आपके समझ में आई? अब हमारे पास 7 तो क्या है? प्रोटॉन्स, और 7 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. बताइए इस पर नेट चार्ज कितना है? बताइए मुझे. क्या जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है? और अगर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है ना, तो वो बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी होती है. ठीक है, तो वो कैसी बॉडी होती है? न्यूट्रल. ठीक है ना. अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास एक और बॉडी है, इसके पास 8 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और ऑर्बिट्स में है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन. बताइए ये भी कैसी है? क्या ये भी न्यूट्रल है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? शाबाश. ठीक है ना, तो जितना पॉजिटिव सर उतना नेगेटिव है तो वो बॉडी न्यूट्रल होती है. ठीक, गुड. अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए डियर, इसने
2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया। इस बॉडी ने क्या किया है, इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है और वो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहुंचे हैं। मुझे बताइए जब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहुंचे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे ना, कितना, अब कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, दैट इज 9 इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे बताइए कि अब यहां पर बाहुबली कौन है, अरे पावरफुल कौन है, क्या इलेक्ट्रॉन? सो माय डियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए हैं, सो दिस बॉडी इज कॉल्ड द नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर किसी बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो गए तो दैट बॉडी इज पावरफुल एंड दैट इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, पहले न्यूट्रल थी। अच्छा, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो इसमें से -2 हो गया, और जैसे इसमें से -2 होगा तो इसके पास कितने बच जाएंगे, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर सर पावरफुल प्रोटॉन है, सो दिस बॉडी बिकम व्हाट, दिस इज बिकम पॉजिटिवली चार्ज। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पार्टिकल का कॉन्सेप्ट अलग है, बॉडी का कॉन्सेप्ट अलग है। पार्टिकल अगर कहीं इलेक्ट्रॉन है तो हम समझ जाएंगे कि सर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर कहीं प्रोटॉन है तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और बॉडी के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया है कि सर अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और उसने इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया तो वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और अगर किसी न्यूट्रल बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी और पार्टिकल का कॉन्सेप्ट। अच्छी तरह से क्लियर? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, ठीक है। देखिए, चार्ज को हम आगे तक डिस्कस करने वाले हैं, इस यूनिट के अंदर ही नहीं, सेकेंड यूनिट। फर्स्ट जो यूनिट है गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और थर्ड चैप्टर में जब हम बात करेंगे ना तो फिर हम नेक्स्ट यूनिट में चले जाएंगे और उस यूनिट का नाम है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट वर्ड काम में आ रहा है ना, करंट वर्ड का मतलब ही क्या निकला कि चार्ज का फ्लो होना। मेरी बात आप समझे? तो इन 2 चैप्टर्स में, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में हमारा चार्ज फ्लो नहीं करेगा, वो रेस्ट पर रहेगा, ठीक है। और जितने भी फिनोमेनाज होंगे वो सब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए, जैसे हर मास के आसपास जो फील्ड होता है उस फील्ड का नाम क्या होता है, मास के आसपास। बताइए मुझे, क्या हर मास के आसपास जो फील्ड होता है उसका नाम ग्रेविटेशनल फील्ड होता है? आप पढ़ के आए हो ना लास्ट क्लासेस में, और नहीं पढ़ा तो भी समझ लीजिए, हर मास के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, हर मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। बिल्कुल उसी तरह से डियर, हर चार्ज पार्टिकल के आसपास, हर चार्ज पार्टिकल के आसपास भी एक फील्ड होता है और जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात आपको समझ में आई? हर चार्ज पार्टिकल, अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके आसपास एक फील्ड होगा जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गाइस, तो यहाँ हमने ये समझा सर कि हमारे पास जैसे कि पार्टिकल, यहाँ पर हमारे पास अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है और वो रेस्ट में है सर, कैसा है वो, रेस्ट में, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो इसके आसपास जो फील्ड है वो फील्ड कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर? गुड। कब? जब चार्ज रेस्ट में है। देखिए, जब चार्ज मोशन में होता है, और मोशन भी कौन सा वाला, v जो है वो कैसा है, कांस्टेंट। मतलब अगर 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 20 से ही चल रहा है ना, वेलोसिटी में चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मोशन है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, साथ में और कौन सा फील्ड आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको समझिए। देखिए, जब चार्ज मोशन करेगा तो हमने सीखा है कि करंट का फ्लो होगा। भाई चार्ज जब फ्लो करता है तो करंट फ्लो होती है ना। और याद कीजिए, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि राइट हैंड थंब रूल, थंब को रखा था करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को घुमाया था ना, तो वो हमें क्या बता रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो मतलब हमने वहां से ये लॉजिक लगाया कि सर जब कहीं पर करंट का फ्लो होता है ना तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है। और मुझे आप बताइए कि जब चार्ज मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, साथ में और कौन सा फील्ड आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट। ओके, थर्ड देखिए, जब चार्ज जो होता है वो कैसा हो, कांस्टेंट नहीं हो, मोशन तो है
मतलब हमारे पास, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो मोशन है ना डियर, वो उसका कांस्टेंट नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो, मतलब एक्सेलरेट होगा। और जब ऐसा होता है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी है सर, और प्लस एक और क्वांटिटी, एक और चीज आ जाती है, वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या डेवलप हो जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप हो जाती है, ठीक है? नहीं है ना? अच्छा मुझे बताइए, इस पर हम ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए इस फर्स्ट यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और ये जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट के जो 2 चैप्टर्स हैं जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, इस यूनिट में हमारा चार्ज केवल रेस्ट पर रहेगा ना। और जब केवल रेस्ट पर रहेगा तो मुझे बताइए कि क्या ये दोनों फील्ड की हम बात करेंगे, वेव की बात करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे? क्या नहीं करेंगे। डन गाइस? तो ये केवल आपकी नॉलेज के लिए था कि ऐसा होता है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है वो आप सीख चुके हैं। देखिए चार्ज, हम जब थर्ड चैप्टर में जाएंगे ना, अगली यूनिट में जाएंगे, नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहां पर हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना? हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, हमेशा ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर, ठीक है ना? चार्ज का फ्लो होगा इस तरह से हमारे पास, किधर? पॉजिटिव से। करंट का फ्लो होगा किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है? वहाँ अभी ये सब काम की नहीं है, अभी बस ये इंट्रोडक्शन था कि आगे ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हमने सीख लिया, पार्टिकल का और बॉडी का, चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी का, ठीक है? अब बात आती है कि सर हमें डेफिनेशन क्या लिखनी है सर, प्लीज़ बता दीजिए। तो ये रही आपके लिए डेफिनेशन, ठीक है? किसकी डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? इट इज़ द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके गाइज, सिंपल लैंग्वेज में आप छोटी सी डेफिनेशन दे सकते हैं। उसके अलावा दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन कैप्ड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है? अगर कोई पार्टिकल है, वो उस पर अगर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में, तो मतलब समझ जाइए वो पार्टिकल कैसा है? एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है? और सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि सर व्हाट द चार्ज इज व्हाट? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट्स इट, ठीक है? तो चार्ज को हमने डिस्कस कर लिया, चार्ज है क्या, ठीक है ना? अब हम डिस्कस करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? तो अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने सीख ली ऑलरेडी, व्हाट? कि सर चार्ज जो होता है वो 2 टाइप्स में होता है, एक पॉजिटिव होगी बॉडी या नेगेटिव होगी। भाई 2 ही होगा ना, या तो न्यूट्रल होगी या तो चार्ज ही नहीं होगा, या फिर पॉजिटिव चार्ज होगी या फिर नेगेटिव चार्ज होगी, राइट? तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ चार्जेस हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि सेम चार्जेस जो होते हैं, देखिए सेम चार्जेस, अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो बताइए सेम चार्जेस के बीच में क्या होगा? क्या बता सकते हैं? मुझे बता सकते हैं क्या? ये सेम है और ये अपोजिट है, ठीक है? बताइए क्या होगा? तो सेम चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन। शाबाश, पता है आप लोगों को यार, ठीक है ना? तो दैट इज रिपेल। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं इनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में अट्रैक्शन होता है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है? तो 2 प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको आती है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखिए बेस चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। बेस चार्ज और फंडामेंटल चार्ज इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इट्स नेचर इज नेगेटिव एंड वैल्यू इज गिवन एज। देखिए मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन छोटा है ना? अरे एटम के अंदर है यार, बहुत छोटा है, और इतना छोटा है उस पर भी चार्ज होता है या नहीं होता है? होता है ना? तो उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोला गया है? बेस चार्ज बोला गया है। जैसे कि जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी होती है ना, तो उसके लिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए ना भाई, बेस होना तो चाहिए। तो उसी तरह से जब हम आगे जाके चार्ज की कैलकुलेशंस करेंगे ना, कि किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें एक बेस चाहिए। तो वो बेस चार्ज या फंडामेंटल चार्ज किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। मेरी बात आप समझ गए? और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका नेचर नेगेटिव होता है। और क्या बता सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास कितनी? दैट इज 1.6। तो हम बोल सकते हैं दैट इज E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है, नेचर नेगेटिव और वैल्यू मैग्नीट्यूड ये रहा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर कूलाम जो है ना, इसको सी से आप डिनोट करते हैं। कूलाम इज व्हाट? कूलाम इज द एसआई यूनिट, ठीक है। देखिए यूनिट तो जरूरी है ना, अरे पता कैसे लगेगा? अगर मैंने बोल दिया कि 20 kg, मतलब आप समझ गए कि मैं मास की बात कर रहा हूं, राइट। अगर मैंने लिखा 20 सेकेंड, मतलब आई एम डिस्कसिंग द टाइम। और इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया 20 कूलाम, सो हमें पता चल जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज। ओके गाइज, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इसी यूनिट के अंदर ना एक और बात हमें समझनी है, वो क्या कि इसकी यूनिट में एसआई यूनिट तो हमें पता चल गई कूलाम होती है सर, ठीक है। हमेशा हम एसआई की बात करेंगे जनरली तो कूलाम होगा। उसके अलावा इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है। सीजीएस यूनिट क्या है? एक होती है स्टेट कूलाम, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप मतलब सेम, ठीक है ना, है सीजीएस यूनिट, नाम अलग अलग आ सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है ना। मैंने तीनों नाम बता दिए हैं जो मिल सकते हैं आपको, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हैं? स्टेट कूलाम भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू बोल सकते हो, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है ना। तो इसकी सीजीएस यूनिट में इन तीनों नामों को आप बोल सकते हैं, कोई सा भी एक नाम आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात जो आती है ना वो ये आती है कि इनमें एक रिलेशन है गाइस। किसमें रिलेशन है? कूलाम में और सीजीएस में। स्टेट कूलाम ले लो या ईएसयू ले लो, ठीक है ना, स्टेट कूलाम हम वर्ड काम में ले लेते हैं। तो इसकी एसआई और सीजीएस के बीच में एक रिलेशन है जिसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैं, क्योंकि आप देखिए वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैं चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना अभी तक, वो सारे हमारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है ना, बेसिक से बेसिक बात तक, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। तो रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें याद रखना है। वो रिलेशन है कि 1 कूलाम जो होता है ना, दैट इज 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के इक्वल होता है। ये हमें ध्यान रखना है। क्या मेरी बात आप समझ गए हो? ठीक है, क्या आपको याद रहेगा 1 कूलाम इक्वल्स टू कितना स्टेट कूलाम? दैट इज 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। याद रखना आसान है। बताइए लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो उसमें एक 10 और लगा दो, सो दैट इज 3 × 10⁹। ओके गाइस, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया। उसके अलावा ऐसा यूनिट कूलाम है और सीजीएस यूनिट में आप तीनों में से कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है कि सर क्वेश्चन हमें एक बता दीजिए, जिस तरह का क्वेश्चन आता है या आ सकता है। तो देखिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर 1 कूलाम ऑफ चार्ज, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मुझे आप बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन चार्ज व्हाट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो यहां से आप मुझे बताइए कि इतना कूलाम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 कूलाम मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? दैट इज 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात कंप्लीट, ठीक। तो यहां से 10⁻⁻19 को हम ले लेंगे ऊपर, दैट इज 10⁻+19, दिस इज 1.6। अच्छा, दिस पॉइंट, दिस 10, यहां हमने क्या किया, एक 10 लिया, दैट इज 100 × 10⁻18/16, राइट। और इसको सॉल्व किया, दैट इज 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी मैंने आपको कराया है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मान लीजिए कि हम भूल गए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना तो हमें आता है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मेरा देना जरूरी था ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज 6.24 × 10⁻18। बात क्लियर है? अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया? सिंपल सी मैथ्स बस की है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए सेकंड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। क्या है? 1 स्टेट कूलाम इज इक्वल टू कूलाम्स। 1 स्टेट कूलाम में कितने कूलाम होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशन क्या जानते हैं?
relation is what? That is 1 coulomb equals to, that is 3 into 10 की power 9 state coulomb, राइट यही रिलेशन है, ठीक है। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 3 into 10 की पावर 9 स्टेट कुलाम इक्वल्स टू 1 कुलाम। अच्छा जब भी मैं क्वेश्चन जब आपको करा रहा हूं ना यहां पर, तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, या फिर आपको पॉज कर देना है वीडियो को और उसको फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसके बाद जब आपको लगता है कि अब हमें देखना चाहिए तो आप आंसर इसका सॉल्यूशन देख लें, ठीक है। चलिए तो 3 into 10 की पावर 9 स्टेट कुलाम इक्वल्स टू व्हाट? 1 कुलाम। अच्छा तो 1 स्टेट कुलाम में कितना कुलाम बताइए? तो दैट इज 1 स्टेट कुलाम इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज 1/3 into 10 की पावर 9 कुलाम। ओके गाइस, बात मेरी समझ में आई, ठीक है ना। अरे सिंपल सी बात है, एक्चुअली क्या है बच्चे गलतियां कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, उन्होंने देखा सर ने रिलेशन बताया था 1 कुलाम इक्वल्स टू 3 into 10 की पावर 9 स्टेट कुलाम, वो क्या करते हैं जल्दी से, और ऑप्शन में कुछ ऐसा ही मिलता है, ऑप्शन में सबसे पहले उनको मिलेगा 3 into 10 की पावर 9, वो देखेंगे और खटाक से आंसर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा देखना है, पढ़ना है क्वेश्चन को कि सर पूछा क्या गया है। तो हमें क्या निकालना था, स्टेट कुलाम में कुलाम निकालना है, ठीक है। तो ये स्टेट कुलाम में 1 स्टेट कुलाम में कुलाम आ गए। ओके गाइस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे चले। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, ठीक है ना। अब हम आते हैं 4th प्रॉपर्टी पर, और 4th प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में हमें क्या करना है, देखिए 2 तरह की क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, एक स्केलर वेक्टर। स्केलर मतलब होता है जिनके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मास, मास का मैग्नीट्यूड, मान लीजिए मेरा जो मास है वो है मान लीजिए कि 75 kg, तो मास है, मास की कोई डायरेक्शन होती है क्या, नहीं होती, ठीक है ना। तो मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी मींस व्हाट, जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, वैल्यू, ठीक है ना, भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे कि अगर मैंने फोर्स लगाया मान लीजिए 5 न्यूटन, तो 5 है ना, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, तो मतलब हमारे पास फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है। तो इसी तरह से चार्ज जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमें डायरेक्शंस की बात नहीं करनी है, डायरेक्शन वाला दिमाग नहीं लगाना है, वो आगे बहुत लगने वाला है, ठीक है ना। और सिंपल है यार, टफ कुछ भी नहीं है। चलिए, सो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में क्या बोला जा रहा है, देख लीजिए एक बार फटाफट। तो यहां बोला गया है, चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द एलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज लोकेटेड इन द सिस्टम। मतलब कि अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम में, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर मेरे पास यहां पर है मेरे पास +2 कुलाम, यहां है -1 कुलाम और यहां पर है +1 कुलाम। तो मुझसे अगर किसी ने पूछा कि सिस्टम पर नेट चार्ज कितना होगा, सो माय डियर, नेट चार्ज क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं सर। नेट चार्ज जो होगा दैट इज व्हाट, दैट इज +2 -1 +1, तो ये तो कैंसिल, दिस इज +2 कुलाम। सो सर सिस्टम पर नेट चार्ज क्या होगा, +2 कुलाम। तो हमने कोई बहुत हाई फाई रॉकेट साइंस लगाई क्या, नहीं ना, बड़ा सिंपल सा एल्जेब्रिक सम कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ओके डियर, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि एग्जांपल यहां भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ठीक है ना। हमने कितनी प्रॉपर्टी कर ली, 4th, दैट 5 प्रॉपर्टी इज व्हाट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है सर, तो कंजर्व मींस आप समझते हैं क्या होता है, क्या होता है कंजर्व मींस? क्या आपने कभी सुना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सुना है क्या? क्या होता है, मतलब एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, यही होता है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। तो बिल्कुल उसी तरह से जो चार्ज होता है ना गाइस, वो भी किसी सिस्टम के लिए कंजर्व होता है। अगर मेरे पास 2 बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है, और ये एक सिस्टम के अंदर है, ठीक है ना। तो इस सिस्टम में इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, ठीक है ना, तो इधर लॉस हो गया, इधर गेन हो गया, लेकिन नेट जो चार्ज है सिस्टम का पूरा, वो पूरा नेट सिस्टम का चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई, इसी का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मेरी बात आप समझ गए अच्छी तरह से। मान लीजिए हमारे पास 2 सिस्टम है, ठीक है, और सेम सिस्टम, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज सेम सिस्टम,
ठीक है। अच्छा, पहले जो कंडीशन थी वो कुछ ऐसी थी कि मान लीजिए इसके पास है +2 कूलाम, इसके पास है +1 कूलाम और इसके पास है हमारे पास +2 कूलाम। ठीक है, डन। अच्छा, नेट चार्ज कितना है बताइए? नेट चार्ज हमारे पास हो गया दिस +2 और 1 कितना हो गया? दैट इज 5, तो +5 कूलाम। मेरी बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, सिस्टम यही है, ये वाला सिस्टम यही है, सेम सिस्टम है। अब कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर मान लीजिए दिस इज 5 कूलाम, यहां पर है हमारे पास मान लीजिए +1 कूलाम और हमसे बोला गया x, और हमें बोला गया है x की वैल्यू बताइए कि यहां कितना कूलाम होगा। तो देखिए सिस्टम सेम है, पहले ही बोल दिया गया सिस्टम सेम है, और सेम सिस्टम अगर है तो हमें पता है कि सर चार्ज तो कंजर्व होता है ना। पहले नेट चार्ज कितना था? +5 कूलाम। अब भी क्योंकि सिस्टम सेम है तो अब भी नेट चार्ज कितना होना चाहिए? क्या नेट चार्ज +5 होना चाहिए? चलिए तो देख लेते हैं। दैट इज +5 +1 प्लस x कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए यहां पर x इक्वल टू कितना? दैट इज 5, दिस इज -5, दिस इज -1, सो माय आंसर इज व्हाट? दैट इज -1 कूलाम। बात क्लियर है क्या? तो मतलब x कितना होगा? -1 कूलाम होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो -1 कूलाम होगा तो -1 + 1 कैंसिल, तो +5 कूलाम। मतलब इस एग्जाम्पल का मीनिंग बस इतना सा है कि किसी भी सिस्टम पर चार्ज जितना पहले है उतना ही बाद में होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, डन। अच्छी तरह बात समझ में आ गई। चलिए एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखिए। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक रिएक्शन है, ठीक है ना, इसमें यूरेनियम जो है वो ब्रेक हो रहा है, किसमें? एक यूरेनियम और +2 हीलियम। ठीक है ना, हमारे पास सॉरी एक हीलियम पार्टिकल है। यहां पर अगर मैं बोलूं कि यूरेनियम में मुझे बताइए यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ठीक है ना, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हमारे पास 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? 92 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, बाद में देखते हैं रिएक्शन के बाद क्या हुआ। तो रिएक्शन के बाद यहां कितने हैं? 90 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बाद में वापस कितने मिले? 92 इलेक्ट्रॉन्स। पहले भी कितने थे? 92 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो मुझे आप बताइए कि क्या चार्ज जो है वो कंजर्व है? पहले भी 92 इलेक्ट्रॉन्स थे, बाद में भी 92 इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो उन पर चार्ज पता है ना आपको, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। बात समझ गए? ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर है, ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, देखिए द प्रॉपर्टी नेम इज व्हाट? दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है इसका मतलब? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग जो है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि देखिए अभी तक हमने ये सीखा है कि हमारे पास अगर 2 बॉडी है तो उन 2 बॉडीज में अगर एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है, ठीक है, पहले दोनों न्यूट्रल थी, इसने लॉस किया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इसने गेन किया है तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। यही बोलते थे हम लोग। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये बताएंगे कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आएगा कितना? वैल्यू की बात हमने अभी तक नहीं की थी। अब हम क्या करेंगे? हम चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि अब हम चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए सो दैट इज Q इक्वल्स टू ±NE। मैं आपको समझा देता हूं कैसे क्या करना है। N जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे? इन इंटीजर। ठीक है, N इक्वल्स टू दैट इज 1 2 3 दिस। ठीक है, सो ऑन। E क्या है पता है आपको? दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पता है ना, राइट? सो दिस इज Q इक्वल्स टू ±NE से हम कैसे चार्ज कैलकुलेट करेंगे? देखिए हमारे पास पहले मान लीजिए हमारे पास कौन है? मान लीजिए हमारे पास है जेनेट, और जेनेट ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया, और हमने ये तो देखा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो जेनेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन जेनेट पे पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा वो हम कैसे निकालें? तो सर जेनेट ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, चलिए चार्ज निकालते हैं जेनेट पर। तो चार्ज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो प्लस आएगा या माइनस आएगा? बताइए मुझे। उसने लॉस किया है तो लॉस किया है मतलब प्लस आएगा सर। ठीक है, और N कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है? 2।
किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दिस इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, सो वी फाइंड दैट 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके डियर, दिस इज द चार्ज ऑन जेनेट। तो क्या हम किसी भी बॉडी पर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ठीक है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बॉडी पर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए जेनेट ने जो है वो किसको ट्रांसफ़र किए हैं? मान लीजिए जैकब को किए हैं, तो जैकब ने गेन किया है, तो जेनेट ने लॉस और जैकब ने क्या किया? गेन किया। तो उस पर क्या हो जाएगा चार्ज? तो उसने गेन किया है तो उस पर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इज इट क्लियर? अच्छी तरह से, शाबाश। सो इस तरीके से हम क्या कर पाते हैं? किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, एन हमने बोला है दैट इज इंटीजर, मतलब हमेशा चार्ज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। अच्छा मुझे बताइए, ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने बोला कि किसी बॉडी से 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए? अरे ऐसा हो पाएगा क्या? 3.5 चले गए? नहीं होगा ना भाई। किसी बॉडी से या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि हाफ जाएगा। नहीं ना, मेरी बात क्लियर, समझ में आ रही है ना आपको बात? ठीक है, तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे एन क्या होंगे? हमेशा इंटीजर होंगे, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग है। सो मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज व्हाट? दैट चार्ज ऑन एनी चार्ज बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। हमेशा क्या हो जाएगा? आप किसी भी इंटीजर वैल्यू को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? आपके पास चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात, आप एक तरह से बोल दें, चलो फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। बेसिकली बना तो कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है ना, फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपली याद रखने के लिए Q इक्वल्स टू एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आया, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास, हमने अभी तक ये सीखा है सर कि चार्ज जो मूव करते हैं ना, वो चार्ज मूव करता है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, इंटीजर है ना, इंटीजर मल्टीपल करेगा, इंटीजर वैल्यूज़ में करेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि डे टू डे चीज़ें अपडेट होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से ना प्रेजेंट टाइम के अंदर क्या हुआ है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी फाइंड हुए हैं जिन पार्टिकल्स पर जो चार्ज होता है ना वो फ्रैक्शनल मल्टीपल होता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिन पर जो चार्ज की वैल्यू है वो फ्रैक्शनल मल्टीपल है, और फ्रैक्शनल मल्टीपल अगर है तो फिर तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया सर। फिर तो अभी जो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा सर उसको तो हमें काट देना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ही नया बन गया। तो डियर याद रखिए कि हमने जो पढ़ा ना वही हमारी स्टडी में आगे चलेगा। बस ये थोड़ा सा हमें आइडिया रखना है कि फ्रैक्शनल मल्टीपल में भी चार्ज है, ठीक है ना। और क्योंकि वो बहुत लिमिटेड है तो इसलिए क्या किया गया है कि उस स्टडी को, उन पार्टिकल्स को जिन पर फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ चार्ज होता है, उन पार्टिकल्स का नाम रखा गया है क्वार्क। क्या रखा गया है? क्वार्क। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज क्वार्क, तो आपको बता देना है सर क्वार्क आर द पार्टिकल्स विच हैज द फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ चार्ज। और फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ चार्ज अगर होगा तो कितना? दैट इज प्लस माइनस 2/3e एंड 1/3e, ठीक है ना। तो मतलब हमारे पास देखिए, तो ये फ्रैक्शनल हो गया ना, फ्रैक्शनल मल्टीपल हो गया, ठीक है ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं उसके बारे में। देखिए डियर, जो क्वार्क्स होते हैं ना इसकी भी कैटेगरी है अलग अलग, ठीक है ना। जैसे हमारे पास अप क्वार्क नेमिंग्स हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप और बॉटम, ये इनके नेमिंग है, इनके नाम हैं, ठीक है ना। ये जब हम चैप्टर न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना, है ना, पढ़ेंगे हम लोग, और वहाँ पर बहुत और थोड़ा सा डिटेल में आपको इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। अभी बस आपके लिए ये इतना बहुत है कि सर जर्नली तो हम बात करते हैं Q इक्वल्स टू एन, और इसके अलावा सर चार्ज जो है वो फ्रैक्शनल मल्टीपल में भी होता है, और जिन पार्टिकल्स पर होता है सर उनको हम क्वार्क बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये जो क्वार्क होते हैं ना, आप देख रहे हैं प्रोटोन, ये प्रोटोन जो है ये किससे बना है पता है आपको? थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। प्रोटोन जो है वो किससे बना है भैया? प्रोटोन जिन पार्टिकल से बना है ना उन्हीं को हम क्वार्क बोलते हैं, ठीक है। तो इस ये जो बना है किससे बना है? 2
अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से, ठीक है। अप क्वार्क जो है उस पर चार्ज होता है +2/3e और डाउन पर कितना होता है -1/3e। और मैंने आपको बताया क्वार्क जो पार्टिकल है इन पे कितना होगा, दैट इज प्लस माइनस दैट इज 2/3e और +-1/3e, ठीक है ना। इस तरह से बस ये दो ही वैल्यूज़ हैं जो फ्रैक्शन में हमें मिली है, तो आपको याद रह जाएगी, ठीक है डियर। बात आपके समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे पार्टिकल जिन पर फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ चार्ज होता है उनको हम क्वार्क्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, ठीक है ना, एवरी सेकेंड, हाउ टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। हमें कैलकुलेट करना है, क्या टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। बात आप समझे। चलिए तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताया है। जब वीडियो चलता है तो आपको क्या कर लेना है, जहाँ क्वेश्चन आता है वहाँ पॉज कर देना है, खुद सॉल्व करना है और उसके बाद वीडियो को वापस ऑन कर देना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वन बॉडी से अनदर बॉडी में कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। क्या बात क्लियर, यही है, ठीक। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन से चार्ज फाइंड करते हैं। बताइए 10⁹ इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा, क्या चार्ज होगा 1.9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁹9। अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है ई से, तो अब ये क्या चार्ज में कन्वर्ट हो गया है। तो इतना कूलम चार्ज कितने सेकंड में मूव कर रहा है, 1 सेकंड में। क्या मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल सही। तो अगर इतना कूलम चार्ज 1 सेकंड में मूव कर रहा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज को मूव करने में कितना टाइम लगेगा, बता सकते हैं। दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। मेरी बात क्लियर, ठीक है। 10 की पावर दैट इज +10 अपॉन दैट इज 1.6 पॉइंट दिस इज दिस, यहां से हमने 100 बनाया दैट इज 10⁹9 अपॉन 16 दैट इज 6.25 इंटू 10⁹9 सेकेंड। क्या मेरी बात कंप्लीट है, आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात थी। हमें बोला गया था कि भाई 10⁹9 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जा रहे हैं कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो हाउ मच टाइम, हमें टाइम निकालना था। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सी बात जो बोली गई थी उसी को हमने लिखा कि सर इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो सर कितना चार्ज मूव कर रहा है एक्चुअल में, तो हमने इसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया सर। तो इतना चार्ज मूव कर रहा है, इतना कूलम चार्ज मूव कर रहा है 1 सेकंड में। तो 1 कूलम कितने में करेगा, तो दैट इज 1 अपॉन दिस। कोई बड़ी बात है नहीं ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻10 -10 को हमने दिस ऊपर आया तो दैट इज +10, दिस इज दिस, सॉल्व किया थोड़ा सा तो 6.24 या 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। डन है, यहाँ तक की बात कंप्लीट। चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बोला जा रहा है व्हाट इज द मास एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन, ठीक है। देखिए अगर हम प्रोटोन की बात करें ना, तो मुझे आप बताइए प्रोटोन जो होता है उस पर चार्ज उतना ही होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, ठीक है। हमने देखा था कि अगर किसी बॉडी के पास अगर 7 प्रोटोन है और 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूट्रल होती है ना, क्यों, इसका मतलब दोनों पर जो चार्ज है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है डियर वो कितना होता है, तो दैट इज व्हाट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके अच्छा, मास जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ओके दिस इज द मास। अच्छा बात आती है अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल क्या है, फिर आपके लिए एक नई बात है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल बोला जाता है हीलियम एटम को, ठीक है, राइट। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम है, टाइटेनियम है, पोलोनियम है, जब इनका डीके होता है, ये हम न्यूक्लियस चैप्टर में और मैंने बताया आपको अच्छी तरह से, हम वहां पर और पढ़ने वाले हैं। जब उनका डीके होता है, वो ब्रेक होते हैं, तो वहां पर क्या क्या निकलता है, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है और एक गामा रे निकलती है, ठीक है। तो वहां पर जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं वो किससे मैच करते हैं, वो हीलियम एटम से मैच करते हैं, ठीक है। इसलिए आप सिंपली अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम बोल सकते हैं। और आप मुझे बताइए हीलियम क्या होता है, दैट इज 2He4। तो मतलब इस पर चार्ज क्या हो जाएगा बताइए मुझे, तो इस पर चार्ज हो जाएगा दैट इज ट्वाइस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
राइट. तो दैट इज प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. एंड मास इज व्हाट? दैट मास इज 4 टाइम्स 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg. क्या बात क्लियर है अच्छी तरह से? ठीक है. तो ये हमने एक बेसिक से क्वेश्चन किए हैं. दिस इज द बेसिक वीडियो. और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं. सारे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो ये मान के चलिए पूरी यूनिट ना आपके हाथों में होगी. बात समझ में आई? ठीक है. चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.